संस्कृत जो हमारी मातृभाषा देव भाषा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है, संस्कृत को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आप देखिए ना, हर तरह से हम लोग राम मंदिर बना, तो क्या राम मंदिर बनने से हमारा धर्म और संस्कृति नहीं बढ़ेगी, देशभक्ति नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सत्ता का मुद्दा है। ये तो सर आप पॉलिटिकल की बात नहीं हम करेंगे, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो हम शिक्षा पे बात करेंगे। संजीव जी ये बताइए कि यूनिवर्सिटियों को स्वायत्त दिया जाएगा, यूनिवर्सिटियां ऐसी व्यवस्था की गई है कि आने वाले 15 साल में जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगे वो सब के सब या तो बड़े यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएंगे जो खुद अपना डिग्री बांटेंगे, और कोई किसी के साथ फ्रेंचाइजी नहीं होगा। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेज होते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े बिल्डिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गांव में जो बेसिक, जो अभी भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां के जो विद्यार्थी हैं वो बेसिक शिक्षा तक नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। आप बहुत पैसे वाले लोगों के लिए तो आसान हो जाएगा स्ट्रक्चर, लेकिन जो किसान का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, जो आपका नाला साफ करने वाले का बाल बच्चा, वो लोग इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर पाएंगे क्या, आपको लगता है? और वो लोग लोन प्रोसेस को कर पाएंगे क्या? इसके लिए सरकार ने क्या किया? यहाँ कई राज्य ऐसे भी हैं जी जहाँ पहले जो स्नातक का कार्यक्रम 3 साल का होता था, जी, वहाँ 5 साल हो जाते थे डिग्री मिलते मिलते, हाँ। और अभी 4 साल कर दिया गया, तो अब 6 साल में डिग्रियां मिलेंगी। हाँ, अभी इसमें बहुत सारे संशोधन करने होंगे। अभी तो सबसे पहले यहाँ पे लोगों को जो नई शिक्षा नीति है उसको तो जो भी शिक्षक हैं वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं पूरी तरह। हमको तो जब बिहार के शिक्षा मंत्री इतना अच्छा इस पे नई शिक्षा नीति पे बोल रहे थे तो मुझे सुनकर मजा आ गया। आपने सुना था क्या? जी जी बिल्कुल। हाँ, कल रात में जब सपने में बिहार के शिक्षा मंत्री जी का सुन रहा था, सपने में, मैं चूंकि टीवी पे तो मैं सुना नहीं, पेपर में कहीं देखा नहीं, तो सपने में मुझे आए और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एकदम बहुत सुंदर सा बताया कि देखिए हमारी शिक्षा नीति में, तो शिक्षा मंत्री तो सपने में आकर हमें बता रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो ये तो स्वप्न में चले गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लेकर के संजीव जी। तो पीयूष जी एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 2015-16 का ये सर्वे का आंकड़ा है कि 78% यहाँ पे निजी कॉलेज जो है अपना वित्तीय प्रबंधन स्वयं करती है। 68% कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर किसी कॉलेज को चलाना है तो निश्चित रूप से स्टूडेंट की सहभागिता बढ़ जाएगी, जो ट्यूशन का रूप होगा, ट्यूशन फी का रूप होगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप जब पूरा जो एजुकेशन पॉलिसी को पढ़े होंगे, देखे होंगे, उसमें जो रमेश पारेकर जी ने बताया कि जो एजुकेशन पॉलिसी बना है उसमें स्कूल कॉलेज में को एक बाउंड्री लाइन दिया गया, आप इससे ज्यादा फी नहीं रख सकते हैं। और परसों जब कल जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आप उसमें सुने होंगे, उन्होंने बोला कि 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो हम लोग सारा का सारा निजी हाथों में देते, या तो दूसरा हम क्या करते, सारा सरकारी हाथों में देंगे। तो हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, एक मध्य मार्ग अपनाया है जहाँ पे निजी लोग भी आगे आएंगे और सरकार लोग भी आएंगे। सरकार, इससे क्या होगा कि सामाजिक विकास होगा, स्कूल का विकास होगा, फंड ज्यादा आएगा, विदेशी यूनिवर्सिटियां आएंगी, ब्रांच खोलेंगी, तो शिक्षा की गुणवत्ता कितना बढ़ेगी आप देखिए। इसके साथ साथ हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे, जो ग्रेजुएशन 4 साल का किया गया है उसमें पहले क्या था कि 2 साल के बाद जो आप छोड़ दिए तो आपका डिग्री वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो जाता था। तो आप देखते क्या थे उसमें, वहां कमियां क्या रहती थी। अब उसमें क्या किया गया है, फर्स्ट साल के लिए आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, सेकंड साल के लिए मिलेगा डिप्लोमा, थर्ड साल के लिए मिलेगा डिग्री और बैचलर डिग्री, और 4th साल के लिए मिलेगा आपको डिग्री, जिससे आप मास्टर डिग्री जब करने जाएंगे तो आपका वो सारा डिग्री काम करेगा। आपसे 2 साल इंजीनियरिंग करके छोड़ दिए तो 2 साल आपका व्यर्थ हो जाता था। यहाँ पे प्रोविजन किया गया डीजी लॉकर जैसा कि आप अपने डिग्री को वहाँ रहेगा, और आप फर्दर एक प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट पे जाना चाहें तो फिर फर्दर आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए बहुत बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्राइमरी शिक्षा होगी 5 साल की, जिसमें कक्षा 1 यहाँ पे हम प्राइमरी पे चलने से पहले हम जहाँ संजीव जी से बात कर ले कि संजीव जी, पीयूष जी जो बता रहे हैं कि 2 साल का डिग्री मिल जाएगा, आप अगर छोड़ रहे हैं 1 साल का मिल जाएगा, तो अगर बिहार के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा जगह है सर जहाँ पर बच्चों का सरकारी स्कूल में 2 बार हाजिरी लगता है, एक बार पहले लगता है और एक बार टिफिन के बाद लगता है कि बच्चा प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है कि बच्चा को प्रेजेंट होना
कोरोना होगा तभी उसको साइकिल है, पोशाक है या राशन का है सामान, खाने का सामान ये मिलेगा। तो वैसे में ये छूट दे देना कि आप 2 साल पे ही अपनी पढ़ाई छोड़ के हट जाइए, तब तो फिर एक लगन की कमी नहीं हो जाएगी क्या? देखिए, सरकारी स्कूल की जहाँ तक बात है तो मैंने कुछ मीडिया बंधुओं के साथ यहाँ की व्यवस्था में 3 साल पहले भी दिखा चुका हूँ। पटना के एक सरकारी स्कूल का मैंने करीब करीब 70 से 80 सरकारी स्कूलों को देखा है एकदम नजदीक से जाके। मेरे भी गांव में मैं पिछले साल गया था तो देखा तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही थी, बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, 2 टीचर एब्सेंट थे। मैंने जब बोला तो वो लोग तुरंत फोन वोन करने लगे। तो सबसे पहले व्यवस्था सुधार की बात कीजिए ना। हम लोग बड़ा बिल्डिंग बना देंगे, मिड डे रख देंगे बच्चों का, ये इससे नहीं होगा। सबसे पहले व्यवस्था सुधार की आप बात कीजिए। शिक्षित क्यों बना रहे हैं, मतलब शिक्षित होने का क्या अर्थ है, हमको ये बताना है। एक सिर्फ शिक्षा दे देना, किताब पढ़ा देना, एक चीज बहुत अच्छा लगा, नहीं शिक्षा रटंत विद्या से अलग कर दिया गया। लेकिन ये भी प्रोविजन अच्छा है कि बहुत सारे के पास पैसा नहीं होता है, घरेलू कारण, आर्थिक मतलब कुछ समस्या होने के कारण 1 साल में छोड़ रहे हैं, तो उनको 1 साल में सर्टिफिकेट मिल रहा है, 2 साल में डिप्लोमा मिल रहा है, 3 साल में डिग्री मिल रहा है और 4थे साल में रिसर्च मिल रहा है। तो ये एक बहुत सार्थक कदम है पहले की तुलना में, क्योंकि साल 2 साल जो बर्बाद होता था उससे लोगों में डिप्रेशन होता था, छात्रों में आत्महत्या कर देते हैं। ऐसे उस डिग्री से भी वो जॉब कर सकते हैं या अपना। और साथ में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो अपना मन संजीव जी, हायर एजुकेशन की जो बात हो रही थी उसमें आप जी जानकारी होगी कि एमफिल को समाप्त कर दिया। बिल्कुल अच्छा कदम है। अच्छा, ये अच्छा कदम है, क्योंकि जब एमफिल को हटा के, क्योंकि हम क्योंकि देखिए संजीव जी की बातों से हमको आप ये बताइए कि एमफिल करता कौन था? अच्छा, मैं बता रहा हूँ, पहले इसके मुद्दे पे आना। संजीव जी की बातों से केवल इस पॉलिसी में कमियां नजर आ रही है। बिल्कुल राहुल गांधी की तरह बोलते, केवल कमियां नजर आती हैं। मुझे लगता है कांग्रेस या तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, इनमें केवल निगेटिव दिख रहा है। आप जरा इस बात को देखिए, आप किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं? हम पार्टी की बात ही नहीं, शिक्षा नीति जो आती है पूरा देश के लिए, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता। नहीं, हमें लगा कि आपने आरोप दिया राहुल गांधी, तो फिर आप मोदी की तरह बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं आपको एमफिल, क्योंकि देखिए पीएचडी जो कोर्स होता है और एमफिल 1 साल का होता था, और यहाँ पे जब ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया गया है, तो फिर एमफिल की प्रासंगिकता क्या थी? अब आप जब कॉलेज में जाते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद तो एमए 2 साल का होता था, ऐसा लग गया ना। हाँ, एमए 1 साल क्यों किया गया एमए को? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे ग्रेजुएशन अभी भी 3 साल का ही है। अगर आपको मास्टर डिग्री नहीं करना है तो 3 साल में आप डिग्री लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मास्टर डिग्री करना है तो ग्रेजुएशन ही 4 साल का कर दिया गया है। या आपको अभी भी 5 साल ही लग रहा है, अभी भी 5 साल लग रहा है, तो आप इस शिक्षा नीति में देखेंगे सबसे मतलब पुराने वाले कोई ठोक बजा के सजा ठोक बजाया नहीं गया है। चीजें तो वही रहेगी ना, चीजें तो अब मानव के स्ट्रक्चर को थोड़ी बदल सकते हैं, उसके सोच को बदल सकते हैं, रटन विद्या खत्म कर सकते हैं, आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे 9th 10th 11th 12th को सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया। इससे जो आप बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन जो होता था वो भी सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। अब जो होगा 4 साल 5 साल का जो होता था, अब वो ऐसा नहीं होगा, वो अपने प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में खत्म हो जाएगा। 6-6 महीने का सेमेस्टर होगा। कमियां तो है, चुनौतियां हैं, चुनौतियों से जूझना पड़ेगा, और जब चुनौतियां रहेंगी, एक स्वायत्त शिक्षक बोर्ड कमेटी नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है, इसको आप कैसे लेते हैं? बहुत प्रासंगिक कदम। सरकार अपने जीडीपी का 6% खर्च कर रही है, तो और फंड की आवश्यकता होगी। तो निजी लोग जब आएंगे कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेंगे सरकारी और निजी रूप में, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, और शिक्षा की गुणवत्ता जब बढ़ेगी तो देश के सबसे पिछड़ा एरिया का जो बच्चा होगा उसको भी शिक्षा मिलेगी। और सरकार इसके साथ साथ सरकार ने यह भी ध्यान दिया है कि स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई, इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है, कि आप पढ़ाई के साथ साथ जिस तरह अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है। एक मिनट संजीव जी, अभी पीयूष जी से जो बातचीत हो रही थी उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि मध्यम मार्गी होगा, और इस मध्यम मार्गी में जब हमने पूछा कि भाई ट्यूशन फी के बारे में आप बताएं यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने कहा मध्यम मार्गी होगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा, कोई बड़े लोग ही उसको चला पाएंगे? ये व्यवस्था आपको नहीं लगती है? यही बात तो मैं पहले बोला कि जो एकदम यहाँ पे 80% जनता बहुत गरीबी रेखा के नीचे ही है भारत में, जो किसान के बेटे हैं, ये हैं, नाला साफ करें, तो इन लोगों के लिए क्या हुआ है इस पॉलिसी में कहीं भी स्पष्ट ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं।
वो तो 10+2 वाला पहले वाला स्ट्रक्चर में जो था, आप बताते ना कि इन जो एकदम गरीब रेखा के नीचे बच्चे उनके लिए क्या कर रहे हैं। और अच्छा एक चीज और बताया जा रहा है कि जैसे ही आप कुछ चीजों पे कमियां निकालने लगते हैं तो या तो आपको भक्त बोला जाता है, या तो अरविंद केजरीवाल जी का आदमी बोला जाता है, या ये कौन सा शिक्षा पे ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये देश क्या राहुल गांधी जी का, या मोदी जी का, या नीतीश कुमार जी का, या अरविंद केजरीवाल का है? हमें तो अपनी बात रखनी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो एक और सवाल बड़ा यूनिक उठ रहा है कि 2015 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमेटी बनाई गई, बिल्कुल 2017 में फिर बनाई गई, और अभी 29 तारीख को इसको लागू किया गया 2020 में, 29 जुलाई 2020 को इसको लागू कर दिया गया। इसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि भाई कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो रूल होगा रेगुलेशन होगा वो बाद में पढ़ा जाएगा, या जो पावर पॉइंट पे दिखाया गया बस वो आप मान लीजिए कि वही है। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतने तरह के काम होने के बाद 2 महीने का समय दिया गया जनता को, उनसे एडवाइस लिया गया, लगभग 65,000 से ऊपर ऐसे एडवाइस आए जिस पे काम किया गया, तो इतना करने के बाद भी डॉक्यूमेंट देने में क्या दिक्कत है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि आप हर चीज को ट्रांसपेरेंट कीजिए कि गरीब के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं। वोकेशनल कोर्स पे कुछ है हो रहा है क्या? ये तो जो वोकेशनल कोर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं और पढ़ते भी हैं वोकेशनल कोर्स के द्वारा, उनके बारे में तो इस नई शिक्षा नीति में किसी तरह की कोई बात ही नहीं कही गई है। आपने कभी देखा या सुना? तो वैसे तो बहुत सारे छात्र पहले तो वोकेशनल कोर्सेज थे, हम बिल्कुल थे, और उससे बहुत अच्छे स्टूडेंट बनते थे और वो अच्छे अपना कैरियर सेट करते थे। वोकेशनल कोर्स को लेकर तो संजीव जी की संजीव जी ने अध्ययन थोड़ा कम किया है, आधा अधूरा नॉलेज है। कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक की कोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप कक्षा 6 में जाएंगे, 7 में जाएंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे, तो आपको ट्रेनिंग जाएगा, इंटर्नशिप दिया जाएगा। तो क्या इंटर्नशिप जो है, आप वोकेशनल 12 के बात करते थे, आपको तो 6, 8 से ही ट्रेनिंग मिलता है। यहाँ पे 9, 10 में सेमेस्टर सिस्टम है, आपको इंडस्ट्री में जाने का मौका मिल रहा है। क्या वोकेशनल कोर्स नहीं है? वोकेशनल की जगह ही तो हमने दिया, उसके लिए भी काम है। पूरा शिक्षा नीति को पढ़ेंगे, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, ये तो उसी का एक पार्ट है ना। कमियां केवल देखना नहीं है, देखना है कि इससे आप, और जहां पे बात है ट्रांसपेरेंसी, तो था 2 लाख लोगों से जनमत संग्रह किया गया है, 65,000 सजेशन पे काम किया गया है। आज बताइए, क्या पिछली शिक्षा नीति में ऐसी बात थी? कौन सा पॉलिसी चलता है जो 2 लाख लोगों से जनमत संग्रह किया जाता है? आप अपनी बातों को रखते, आप रखते तब ना। आप केवल एसी में बैठ कर, बड़ा सा टीवी का कमरा देखकर, बड़ा सा टीवी देखकर, कंप्यूटर का शोरूम खोलकर आप सोचेंगे कि हम देश को चलाएंगे, आपके नहीं चलेगा। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें विदेशों से जो यूनिवर्सिटीज आएंगे, उनके बाद क्या लगता है कि यहाँ के यूनिवर्सिटीज का उनके साथ कंपटीशन होगा या नहीं होगा? अगर कुछ होता है तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी समस्या के लिए अगर वो कोर्ट में जाते हैं, तो क्या भारत की शिक्षा जो है वो राजनीति से अब अलग हो पाएगी? शिक्षा तो राजनीति का पार्ट ही है। बात है, अलग की बात है कि स्वायत्तता हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि जब बाहर के यूनिवर्सिटी आएंगे तो आपके यहाँ पॉलिटिकल तो वो नहीं भी देंगे, वो तो चाहेंगे कि भाई हमारा जो है कोई भी प्रॉब्लम है वो शूट आउट हो तुरंत। नहीं, प्रॉब्लम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो बाहर के कॉलेज, बाहर की यूनिवर्सिटियां आएंगी, पहले आप देखेंगे मारुति सुजुकी की जो कार बनती थी, नॉर्मल कार थी। जब से होंडा, हुंडई ये लोग आए, तो देखिए मारुति सुजुकी ने भी अपने आप को बदला, और आज भी शेयर मारुति सुजुकी का ज्यादा है। तो कंपटीशन आएगा तो आप अपने अनुसार बदलिए। तो संजीव जी, इसका मतलब है कि बाहर से जब हम लोगों को देखेंगे तब अपने में सुधार लाएंगे क्या? अभी तक तो यही हो रहा है, फिल्में भी बनती है जो दूसरे की नकल करते हैं, शिक्षा नीति में भी नकल। तो मतलब ये आप स्वागत करते हैं इसका? नहीं, शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, पर सुधार, चेंजेस तो होना चाहिए, प्रयोग नहीं होगा तब तक ये। लेकिन मैं कहता हूं कि नई शिक्षा नीति है, इसमें राजनीति के बारे में छात्रों को जानकारी दी जा रही है क्या? ये क्यों नहीं रखा गया है कि ये आप शुरू से ही बच्चों को बताइए राजनीति के बारे में? आज जो हमारे 80% नेता, मंत्री और जो हैं, उनको अगर एमएलए का फुल फॉर्म पूछा जाए और स्पेलिंग बोला जाए तो शायद कुछ उसमें से नहीं बता पाएंगे। ये थोड़ी ही होती है शिक्षा नीति। आप राजनीति में भी शिक्षित लोगों को रखिए ना, शिक्षित संभ्रांत लोगों को। और दूसरी बात, मैं जो बता रहा हूं कि देशभक्ति की भावना ऐसे नहीं होती है। सुभाष चंद्र बोस जी को पूरी दुनिया नेताजी बोलती थी, यहाँ हम कुर्ता पजामा पहन दिए नेताजी हो गए, ये हो गए। ये नहीं, उन्होंने ICS, इंडियन सिविल एग्जाम
नहीं तो ये तो पार्ट है, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, ये सब तो पढ़ने का पार्ट है। सुन लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज में टॉप 10 में आने के बाद भी देश के लिए उन्होंने छोड़ दिया था, जबकि वो कलेक्टर की रॉयल नौकरी कर सकते थे। तो क्यों नहीं हम अपने छात्रों को इस तरह से मजबूत बनाएं जो देशभक्ति की भावना जगाई नहीं जाती। वो आप बताएंगे ना जब महापुरुषों के बारे में, तो वो अपने आप जग जाती है। तो महापुरुषों का तो पाठ्य पुस्तक में है, जिक्र है सर। वो तो पहले वाले में भी है, लेकिन उसको एकदम नेसेसरी क्यों नहीं कर रहे हैं? और हिंदी की कहां तक कितनी बात हो रही है, साहित्य तो पहले भी था, कहां साहित्यिक डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ ये बताइए। जो रुकूंगा, प्राइमरी में जब आप एजुकेशन लेते हैं वहीं से मातृभाषा की बात होती है, वहीं से राष्ट्रभाषा की बात होती है। कहां तक थे अभी तक इसके पहले वाली शिक्षा नीति में? और आप सामाजिक विज्ञान का पार्ट जो है, जब 5+3+3 जो आएगा वहां पे सामाजिक विज्ञान की बात है। अभी तो बोले राजभाषा, देशभाषा, अभी तो साइंस का बच्चा होता था, फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ वो कला के बारे में अध्ययन नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे मिलेगी सुविधा उसको कि आप फिजिक्स के साथ साथ अगर उसके सर्कुलर में आप इतिहास को पढ़ सकते हैं, आप सामाजिक विज्ञान को पढ़ सकते हैं, तो उससे क्या आपके पास तो ज्यादा नॉलेज होगा ना, आप अपनी तरह से सोच सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस की बात की गई है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। तो आप जब क्रिटिकली सोचेंगे तो आपका मानसिक विकास नहीं होगा। जब आप मानसिक, आज क्या हो रहा है कि काश्मीर में लोगों को भटकाया जा रहा है क्योंकि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं, 10th पास हैं, लेकिन मूव कर दिया जाता है उसको टेररिस्ट की ओर। इसी क्रिटिकल स्टडी के लिए ये नया शिक्षा नीति आया है। इसके साथ साथ हम जब बात करेंगे तो देशभक्ति बचपन से ही हो रहा है। मातृभाषा आ रही है, संस्कृत आ रहा है, सारे स्कूल कॉलेज में संस्कृत विलुप्त के कगार पे है। संजीव जी 2 श्लोक सुनाते संस्कृत का, सुनाए ना हमें? संस्कृत तो अभी भी पढ़ाया जा रहा है, सुनाए ना? तो ये तो व्यक्तिगत विषय नहीं है कि आप उनसे श्लोक सुनिए और वो आपसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं। ये तो संभव नहीं है। हम संस्कृत को भी ला रहे हैं यहाँ पे, संस्कृत भी यहाँ पे आ रहा है। संस्कृत कैसे नहीं आ रही है? साहित्य बचपन से सारे कॉलेज में साहित्य पढ़ेगा। जब साहित्य का रसपान होगा, साहित्य के बारे में जो लोग जानेंगे, आप देखिए भारत जब आजाद हो उसमें साहित्य का बहुत बड़ा योगदान था। और साहित्य नहीं है तो देश का विकास, साहित्य को लाया गया है, सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है, इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है, विज्ञान को लाया गया है, कोडिंग की बात की गई है, खेलकूद पे प्राथमिकता दी गई है। आने वाले 10 साल बाद हम बता रहे हैं ओलंपिक में हम लोग 50-50 गोल्ड मेडल जीतेंगे, 100 गोल्ड मेडल जीतेंगे। इसके लिए व्यवस्था की गई है प्री में। चलिए, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ओवरऑल लेकर के ये देखा गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अभी भी जो हमारी बात हो रही थी संजीव जी से या पीयूष जी से, तो संजीव जी ने भी अपना पक्ष रखा और पीयूष जी ने भी अपना पक्ष रखा। एक बात तो तय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी बनाई गई है, जैसी भी बनाई गई है, ये नवीनीकरण है और उसको अपनाना जरूरी है। अपनाने से एक और भी इसमें बात आती है कि जो वर्तमान में जो जिस कैटेगरी में बच्चे होंगे, दिक्कत उनको कुछ साल होगी क्योंकि वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। अब उनको तुरंत से स्किप करना होगा, अपने नॉलेज को दिखाना होगा, अपने आप को उस मोड में चेंज करना पड़ेगा। ये उनके लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन भविष्य इसका सुनहरा दिखेगा। और कुछ इसमें जो अभी कि यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, वो फंडिंग कहाँ से लाएंगे, बाउंड्री जो तय की गई है, वो बाउंड्री वाल कितना मेंशन किया जा सकता है, कितना मेंटेन किया जा सकता है, इन सबों पे भी बात होगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा विषय वस्तु नहीं है कि उसको एक ही डिबेट में क्लियर किया जा सके, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का काम क्या है, क्लास का काम क्या है, स्कूल का काम क्या है, इन सबों पे बात की जाएगी। तो ऐसे ही फिर शिक्षा नीति के तहत या फिर और किसी भी टॉपिक पर लेकर के हम लोग हाजिर होंगे किसी शख्स और शख्सियत के साथ में और बातें करेंगे। today24.in में आपके सवालों की जिद पर मैं चंद्रकांत मिश्रा। नमस्कार। नमस्कार।